नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। तो केंद्र की मोदी सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 4 रेलवे प्रोजेक्ट और बिहार का मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन हाईवे शामिल है। सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी, यातायात और व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। मोदी कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इन 5 प्रोजेक्ट्स में से 4 रेलवे से और 1 हाईवे से जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो कि देश की मूलभूत ज़रूरतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा, एकदम नेपाल के बॉर्डर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश के लिए 5 बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 13,041 करोड़ रुपए है। इनमें रेलवे से जुड़े 4 बड़े प्रोजेक्ट्स पर 9,450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें खड़गपुर भद्रक चौथी लाइन है, जिस पर 3,352 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भद्रक हरिदासपुर चौथी लाइन, इस पर 1,583 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गुमिंडी पुंडी गुडूर तीसरी और चौथी लाइन, इस पर 2,229 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कटक पारादीप तीसरी और चौथी लाइन, इस पर 2,286 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही 5वां बड़ा फैसला मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है। इस पर 3,591 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह हाईवे बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। नेपाल सीमा के करीब आने जाने वाले ट्रैफिक के लिए महत्वपूर्ण होगा। माल और लोगों की आवाजाही को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। कुल मिलाकर इन 5 परियोजनाओं से देश में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे यातायात आसान होने के साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। झारखंड की राजधानी रांची में चल रहा छात्र आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित हो गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 25 जुलाई से चल रहे छात्रों के आंदोलन को बुधवार को आखिरकार खत्म किया जा रहा है। सरकार की ओर से छात्रों के लगभग सभी प्रमुख मांगे मान लिए जाने के बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के रांची में चल रहा छात्र आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित हो गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 25 जुलाई से चल रहे छात्रों के आंदोलन को बुधवार को आखिरकार खत्म किया जा रहा है। सरकार की ओर से छात्रों की लगभग सभी प्रमुख मांगे मान लिए जाने के बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। हालांकि छात्रों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं माना जाएगा। सीबीआई जांच समेत बची हुई मांगों को लेकर छात्रों ने सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों की माने तो इन 2 महीनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो छात्र एक बार फिर आंदोलन शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री खुले मंच से जब इतनी सारे एग्जाम को रद्द कर रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा छात्रों के साथ है और इसलिए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने यह तय किया कि हम जो सरकार को 2 महीना का समय देते हैं और 2 महीना तक इस आंदोलन को हम स्थगित करते हैं। याद रखें, आंदोलन को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं और इस 2 महीना में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का जो भी डिमांड है उस डिमांड को आप 100% 100% फुलफिल कीजिए। अगर 2 महीना में हम लोग को ऐसा लगे कि सरकार की जो सो मंशा छात्रों के साथ नहीं है तो मैं एक क्लियर और साफ शब्दों में कह देना चाह रहा हूं कि 2 महीना के बाद ये आंदोलन फिर से शुरुआत होगी और जितनी ताकत के साथ इस आंदोलन को आज हम लोग लड़ रहे हैं
उससे कई गुना ताकत के साथ इस आंदोलन को हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। ये आश्वस्त हम झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों को भी हम कर देना चाह रहा हूँ। हम तमाम छात्र देखें कि जिस तरह जो है सो एक दिन माहौल जिस तरह बन गया कि जो है सो यहाँ से हम लोगों को हटाया जा रहा है, उस वक्त जिस तरह जो है सो विपक्ष हमारे साथ रात में आकर खड़ा हुए, इसके लिए हम विपक्ष के पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी से जितने भी विपक्ष के पार्टी है, हम तमाम पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल आपने विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए एक लोकतांत्रिक राज्य में आपने निभाया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सत्ता पक्ष के तमाम पार्टियों को, फिर चाहे वो जेएमएम हो, फिर चाहे वो राजद हो, फिर चाहे वो माले हो, कांग्रेस हो, आप तमाम पार्टियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। छात्रों के इस ऐलान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। घेराव स्थगित हो गया, आंदोलन भी स्थगित हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखें, धैर्य रखें। हमें अपने नेता पर विश्वास है। सरकार ने जो कदम उठाया है वो काफी है। अधिकांश छात्र संतुष्ट हो चुके हैं, अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, परीक्षा की तैयारी में वो लगेंगे। चंद छात्र जो थोड़ी बहुत दिग्भ्रमित होते हैं, भाजपा के नेताओं के संपर्क में जो रहते होंगे, वैसे ही लोग मुझे लगता है थोड़ा वक्त ले रहे हैं। आज से कल तक ये आंदोलन होल्ड ऑफ हो जाएगा। बता दें कि छात्र पिछले 25 जुलाई से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आंदोलन झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर चल रहा था। लगातार कई दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का रास्ता खुला और सरकार ने छात्रों की कई प्रमुख मांगों को स्वीकार किया। इसके बाद अधिकतर मांगे माने जाने के बाद छात्रों ने आंदोलन को 2 महीने तक स्थगित करने का फैसला लिया है। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में बड़े घोटाले के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में जीएनसीटीडी के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन भी शामिल हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के सभी नेता पूरी तरह से भड़के नजर आए। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के चलते उनकी पार्टी के नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है। वहीं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और जल मंत्री रहे सत्येंद्र कुमार जैन अब कानूनी शिकंजे में हैं। एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में बड़े घोटाले के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में जीएनसीटीडी के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन भी शामिल हैं। कभी दिल्ली की हालत सुधारने वाली आम आदमी पार्टी आज राज्य में सत्ता बदलते ही भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रही है। सत्येंद्र जैन इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में साल 2022 में जेल जा चुके हैं। जल बोर्ड के इस घोटाले में अपनी गिरफ्तारी का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के सभी नेता पूरी तरह से भड़के नजर आए। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के चलते उनकी पार्टी के नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है। ये बीजेपी ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ एंटी लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। पहले भी इन लोगों ने बहुत सारी कार्रवाई के केस बनाए थे और ऑनरेबल कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी, आगे भी देखना आप इसमें क्लीन चिट गई। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के
प्रभावित करने के लिए, आम आदमी पार्टी को डिफेम करने के लिए भगवंत मान साहब की सरकार का जो विजय रथ बढ़ रहा है उसको रोकने की साजिश केंद्र की एजेंसी कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई जो है वो सामने आएगी और न्याय देगा और बरी होकर। देखिए, अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है या कोई एजेंसी कोई कार्रवाई करती है तो उसके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। 2014 से हम देख रहे हैं जितनी एजेंसीज हैं ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। लोगों को 6-6 महीने जेल रखती है और उसके बाद वो कोर्ट से छूटते हैं। उनके 6 महीने का हिसाब कौन देगा? अगर भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं तो निश्चित तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए सत्येंद्र जैन को। लेकिन अगर राजनीतिक आरोप है और उसके कागज कमजोर हैं, उसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो राजनीतिक प्रतिशोध ये बहुत गलत बात होती है। सत्येंद्र जैन की दूसरे घोटाले में हुई गिरफ्तारी ने ये साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जैन की गिरफ्तार होते ही बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने का फिर मौका मिला है और बीजेपी नेता ऐसा करने से बिल्कुल नहीं चूके। बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दिल्ली की जनता को ठगने का जो काम अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में किया है, ये उन्हीं के पापों की एक सिलसिला है जो ये कारनामा है जिसमें ये 6 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के उस ढोंगी ईमानदारी को दुनिया के सामने पर्दाफाश कर दिया है। कुल मिलाकर के ये सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार का एक मॉडल विकसित किया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा, जिसमें राजनेता, अधिकारी, ठेकेदार और अन्य तमाम लोग इसके अंदर शामिल थे। अभी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का स्कैम सामने आया है दिल्ली जल बोर्ड का, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्कैम है क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है माँ यमुना की क्लीनिंग के लिए। जब तक दिल्ली में अच्छी तरीके से और अच्छे नंबर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बनेंगे तब तक माँ यमुना की सफाई नहीं हो सकती। और अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि यमुना से वोट तो आएंगे नहीं तो क्यों ना माँ यमुना से नोट बना ले, और इसी कारण से उन्होंने इस तरीके का करप्शन कराया। सत्येंद्र जैन समेत पुनः 6 की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, आप पार्टी की जो सरकार दिल्ली में थी, भ्रष्टाचार के गर्त में डूबी हुई है सरकार, और उसी समय इनके अधिकांश मंत्री जेल यात्रा में गए थे। जिस तरह इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर में घोटाला किया, 1,52,00,000 तक का घोटाला हुआ, उसमें भी ये जेल गए थे, और पुनः एजेंसी जो है कार्रवाई कर रही है। पुनः सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे वो स्पष्ट रूप से झलकने लगा। बता दें कि दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर 1,52,00,000 रुपए के रिश्वत का आरोप है। दिल्ली सरकार की एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बुधवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। ये मामला दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी अपग्रेड प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें करोड़ों रुपए का सरकारी निवेश प्रस्तावित था। एसीबी का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को एक खास कंपनी के पक्ष में मोड़ने के लिए सरकारी प्रक्रिया और नियमों का उल्लंघन किया गया। इधर आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में ईडी की करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा विधायक अबू आजमी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे जांच की सामान्य प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं की पड़ताल बताया। देखिए रिपोर्ट। आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद समेत करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की। मामला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है तो जाहिर है सियासत भी साथ साथ चल पड़ी है। एक तरफ जांच एजेंसी दस्तावेज और सबूत तलाश रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। यानी छापे ईडी के हैं, लेकिन गर्मी सियासी गलियारों में बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोध
स्कूल बंद करने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं, जिससे कि उनके 1-2% बचे हुए सांप्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाए, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो निम्नांकित आपराधिक कांडों में संलिप्त हैं। राम मंदिर के चोर, सत्ता सजाती अपराधी, कोडीन कांडी, भाजपा काल निर्मित बदहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, भाजपा काल निर्मित हिचकोले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भाजपा काल निर्मित गड्ढायुक्त कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, भाजपा काल निर्मित दादरी ग्रीन कॉरिडोर, भाजपा काल निर्मित खटपट सड़कें, भाजपा काल निर्मित गिरते पुल, भाजपा काल निर्मित ढहती टंकियां, भाजपा काल निर्मित टपकती छतें, भाजपा काल निर्मित स्टेशन की दीवार, भाजपा की सत्ता वाले दूसरे राज्यों तक में पकड़े जाने वाले भ्रष्ट पुलिसकर्मी, महाकुंभ में 1 लाख डकार गए भाजपाई ठेकेदार, स्मार्ट सिटी के नाम पर दरबों का खेल करने वाले भाजपाई, अस्वीकृत भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले भाजपाई जनप्रतिनिधि, दुर्व्यवहार और दुर्वचनों पर प्रहार की पुताई करके 7,000 करोड़ रुपए में हिस्सा बांट करने वाले अधिकारी। सपा विधायक अब्बू आजमी भी आजम खान के बचाव में उतर आए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी छापेमारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षक संस्थान को क्यों तबाह किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आजम साहब को इतना ज़्यादा परेशान करना, मतलब ये तो लगता है कि बदले की भावना है। सरकार पावर में है, इसका मतलब नहीं कि किसी अपने अपोजिशन के लोगों के साथ इस तरह से ओके अब ईडी की कार्रवाई इतने दिन तक जेल में पड़े रहे। अब वो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया है, अब उसमें यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेट होंगे, देश तरक्की करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि लगातार एक आदमी के पीछे लगा देना इस तरह से, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल से गैर वाजिब है, बिल्कुल गलत चीज़ है। ये इस पर रोक होना चाहिए। पता नहीं कब तक इनकी छापेमारियां चलेंगी। भाई शिक्षण संस्थान को क्यों तबाह करना चाहते हैं? आप उसे अपने कब्जे में लेकर के चला लो यार। बहुत सारे तरीके हैं, रेगुलराइज करने के तरीके हैं, उसे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? एक शिक्षा संस्थान को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कौन सी दुश्मनी राजनीति के अंदर इस तरह से नहीं निकाली जाती जो दुश्मनी आजम साहब से निकाली जा रही। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई को जांच की सामान्य प्रक्रिया बताया। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि कहीं कोई अनियमितता मिली होगी तभी छापेमारी हुई है, जबकि मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खां और सपा पर गंभीर आरोप लगाए। कहीं ईडी ने कोई गड़बड़ी पाया होगा, कहीं उस तरह के इसी कारण जो है छापा पड़ा होगा। ये तो सब जो है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना समय समय पर देखती रहती है। कहीं से कुछ ऐसा इसमें मिला होगा जिसके आधार पर छापा पड़ा होगा। देखिए जो भी हो है न्याय संगत, जो विधि मान्य है उसके अनुसार ही हो रहा है। देखिए अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको मीठे फल नहीं होंगे। यही बात जौहर विश्वविद्यालय के प्रकरण में सार्थक साबित होती है कि जौहर विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने का एजेंडा समाजवादी पार्टी के नेताओं का था। जनता की गाढ़ी कमाई को उन्होंने लूटा, सरकारी ज़मीन पे को लूटा, आम नागरिकों की ज़मीन को लूटा और उस लूटने के बाद अपने एक जो है आशियाने को तैयार किया, एक ऐसी संस्था को तैयार किया जिससे उनको निजी लाभ मिलता। मतलब साफ है, एक तरफ बदले की कार्रवाई का दावा है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की जांच का जवाब। कुल मिलाकर आजम खां के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ने पुराने सियासी घाव फिर हरे कर दिए हैं। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच बता रही है। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर जांच की दस्तक है और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत में बयानबाजी का शोर। यानी कार्रवाई ईडी कर रही है लेकिन राजनीतिक क्लास दोनों पार्टियां लगा रही हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।